हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो एक्ट है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट से। पावर ऑफ कोर्ट्स में बताया गया कि क्या पावर्स होंगी कोर्ट की जो कि एक्सरसाइज कर रही हैं जुरिडिक्शन। अभी हमने देखा था कि कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट हो गया था। अब हम देखते हैं कि सेक्शन नंबर 26 में कोड बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, कौन से कोड के द्वारा ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा। तो अगर वो ऑफेंस इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत हो रहा है, आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस डिफाइंड है। अगर आईपीसी में कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसका ट्रायल या तो हाई कोर्ट करेगा, या तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, या तो कोई अदर कोर्ट करेगा, जैसे कि इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है वो। तो अगर इन तीनों में से अगर आईपीसी में कोई अपराध हो रहा है तो हाई कोर्ट करेगा, सेशन करेगा, या फिर और कोई कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। और अगर अगर ऑफेंस 376 मतलब रेप का है, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D और 376DA और 376DB और 376E, अगर इनमें कोई ऑफेंस होता है तो जो ट्राई किया जा रहा है जिस कोर्ट के द्वारा, उसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी वो कौन होगी, वो वुमेन होना मैंडेटरी है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है शैल, मतलब उस कोर्ट की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन का होना मैंडेटरी प्रोविजन है। तो यहाँ पे अब चलते हैं क्लॉज बी में। सेक्शन नंबर 26 में जो क्लॉज ए बात करता है वो आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंस की बात कर रहा था। अब अगर कोई अदर लॉ है, मतलब आईपीसी के सिवाय और भी अदर लॉज हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, जहाँ पे ऑफेंसेस डिफाइंड है। अब वहाँ पे कोई ऑफेंस डिफाइंड है तो उनमें ट्रायल कैसे किया जाएगा। तो उनका ट्रायल पहला तो हाई कोर्ट कर सकता है या फिर कोई अदर कोर्ट, जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया जाए। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो सीआरपीसी का शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस के चार्ट बना हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा, या फिर कौन सा कोर्ट उसको ट्राई करेगा। ये चार्ट फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें बता दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंस 3 साल से कम का है तो वो कैसा ऑफेंस होगा, तो वो होगा नॉन कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल होगा, और उसका ट्रायल कोई भी मजिस्ट्रेट, मतलब एनी मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कर सकता है। अगर 3 साल से कम का अपराध है तो वो नॉन कॉग्निजेबल होगा, वो बेलेबल होगा, और वो कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है। अब वहीं पे जब बात आएगी कि 3 साल से ज़्यादा है, तो 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है, मतलब 3 साल से लेकर 7 साल तक के अपराधों का क्या होगा। तो उसमें बता दिया गया ऐसे अपराध कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ही ट्राई किए जाएंगे। तो अगर कोई अपराध 3 साल से 7 साल तक का है तो वो कॉग्निजेबल होगा, वो बेलेबल होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको ट्राई करेगा। अब बात आती है अगर कोई ऑफेंस 7 साल से ज़्यादा का है, मतलब अब वो डेथ भी हो सकती है, एलआई भी हो सकती है, और 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो जो 7 साल से ज़्यादा के जो अपराध हैं उनका ट्रायल कैसे होगा। तो वो पहली बात तो ये जो ऑफेंसेस होंगे ये कॉग्निजेबल होंगे प्लस नॉन बेलेबल होंगे। अभी तक जो ऑफेंसेस थे वो बेलेबल थे 7 साल के से कम तक के, और जो 7 साल से ज़्यादा के होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। और ये ट्राई किसके द्वारा किए जाएंगे, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्राई किए जाएंगे। तो ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में ये चार्ट बना हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 27 में। सेक्शन नंबर 27 कहीं ना कहीं जुवेनाइल्स के बारे में बात करता है। जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ और एलआई, मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि डेथ और एलआई से पनिशेबल नहीं है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा कमिट किया गया है जिस व्यक्ति को जब वो कोर्ट के सामने अपीयर या फिर जब उसको कोर्ट के सामने लाया गया, ब्रॉड बिफोर कोर्ट, तब वो 16 साल से कम का था। मतलब जब उसको कोर्ट के सामने लाया गया तब वो 16 साल से कम का था, तब
उसको ट्राई किया जाएगा किसके द्वारा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाएगा। या फिर कोई अदर कोर्ट जो कि चिल्ड्रंस एक्ट 1960 में बना हुआ है, या फिर कोई अदर लॉ जैसा कि ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ चुका है। जब ये सीआरपीसी बनी थी 1973 में, तब 1973 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं था हमारे पास। अब हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है, जिसमें बता दिया गया कि जिस दिन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है उस दिन उसकी उम्र 18 साल से कम होती है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में जो एक स्पेशल कोर्ट का जो गठन किया गया है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो गठन किया गया है, उनके सामने पेश किया जाएगा। तो ये है सेक्शन नंबर 27। क्योंकि अब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया तो उसमें गवर्न होगा। बट आपको ये 16 ईयर वाला सेक्शन, 16 ईयर वाला जो एज है, ये पूछा जा सकता है कि कोर्ट के सामने कितने साल तक के व्यक्ति को लाया जाएगा, तब वो ट्राई किया जाएगा सीजेएम के द्वारा। तब आपको 16 साल उसका आंसर टिक करना होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 28 में। यहाँ सेक्शन नंबर 28 से पनिशमेंट से स्टार्ट हो जा रही हैं कि कौन सा कोर्ट कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 28 है उसमें बता दिया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकता है? तो एनी सेंटेंस, मतलब कोर्ट दो टाइप की पनिशमेंट देता है। पहला तो वो इम्प्रिजमेंट देता है और दूसरा वो फाइन लगा सकता है। तो जो इम्प्रिजमेंट है, मतलब हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कितने भी इम्प्रिजमेंट तक दे सकता है और डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, और फाइन भी एनी, मतलब इम्प्रिजमेंट भी एनी, फाइन भी एनी, मतलब कुछ भी वो जो उसको सही लगे, सुइटेबल लगे, वो दे सकता है हाई कोर्ट। और जब बात आती है सेशन कोर्ट की, तो सेशन कोर्ट कितना दे सकता है? सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के पास पावर है कि वो एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट जब डेथ पेनल्टी की बात आएगी, जो सेशन जज अगर डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज अगर डेथ पेनल्टी देते हैं, तो उनको कन्फर्मेशन के लिए भेजना होगा हाई कोर्ट के पास। मतलब ये जो डेथ पेनल्टी है, ये जब तक हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं करेगा तब तक इम्पोज नहीं की जा सकती। ये बताया गया है क्लॉज 2 में। सेशन जज भी इम्प्रिजनमेंट में एनी दे सकते हैं और फाइन भी एनी लगा सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज कितने दे सकते हैं? तो असिस्टेंट सेशन जज जो हैं वो मैक्सिमम 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और जो फाइन है वो कितना भी लगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इनका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल तक का ही है, तो इनका जो डेथ है और एलआई है, ये देने का पावर इनके पास नहीं है। मतलब एक्सेप्ट डेथ, एलआई और प्लस 10 ईयर की सज़ा को वो नहीं दे सकते, बाकी वो दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 29 में। 29 में बताया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन नंबर 29 में बोलता है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो यहाँ पे पहला आता है सीजेएम। सीजेएम कितना दे सकते हैं? तो वो डेथ नहीं दे सकते, वो एलआई नहीं दे सकते, और प्लस 7 ईयर्स की सज़ा को वो नहीं दे सकते। तो सीजेएम की जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है 7 ईयर्स तक की सज़ा दे सकते हैं, और फाइन वो एनी, मतलब कितना भी फाइन लगा सकते हैं। इसके बाद ये बात की गई है सेक्शन नंबर 29 के क्लॉज 2 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो कितना सज़ा दे सकते हैं? तो जो जेएमएफसी जो है वो पहली बात तो 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ये है जेएमएफसी का। और जब बात आती है जेएमएससी की, तो यहाँ पे जेएमएससी की जब बात आएगी तो वो 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये है सेक्शन नंबर 29। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 30 में। सेक्शन नंबर 30 में बताया गया है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई व्यक्ति फ़ाइन पे नहीं करता है तब उसको कितने इम्प्रिजमेंट होगी? तो यहाँ पे बताया गया है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। जब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की जब बात आ रही है, जब वो अवॉर्ड कर रहा है कोई इम्प्रिजनमेंट जिसमें वो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन हो गया है, मतलब मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसमें फ़ाइन था और वो एक्यूज जो है उस फाइन को पे नहीं कर पाया है, तब प्रोवाइडेड दैट, तब जो मजिस्ट्रेट है वो इम्प्रिजमेंट लगा सकते हैं इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन पे, लेकिन वो इम्प्रिजमेंट शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ पावर गिवन अंडर सेक्शन 29।
सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम पावर जो है वो 3 साल तक का है फर्स्ट क्लास के, और 1 साल तक का है फॉर सेकंड क्लास। तो वो अपने इस पावर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, इससे एक्सेस वो नहीं दे सकते। और क्या नहीं कर सकते, इसमें ये भी बता दिया गया है कि शेल नॉट वेयर इम्प्रिजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो इम्प्रिजनमेंट के साथ वो सब्सटेंटिव सेंटेंस दे देंगे कि भाई अगर वो फाइन पे नहीं कर पाया तो 1/4 मतलब 3 साल में कितने महीने होते हैं, 12 3 12 इंटू 3 36, तो 36 का जो 1/4 होगा तो वो होगा 9 मंथ। मतलब मैक्सिमम जो है वो 9 मंथ तक का पनिशमेंट वो और दे सकते हैं। ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 30 के अंतर्गत। अब जो ये पनिशमेंट देंगे वो इन एडिशन चलेगा टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल अंडर सेक्शन 29। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इम्प्रिजमेंट अवॉर्ड किया गया है वो इनकी इस एडिशन में चलेगा, जो सब्सटेंटिव सेंटेंस उसको प्रोवाइड किया गया था उसके एडिशन में चलेगा फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। मतलब जो सेक्शन नंबर 29 में जो सब्सटेंटिव सेंटेंस उसके मजिस्ट्रेट के द्वारा पास की गई है उसके एडिशन में ये जो फाइन की पेनल्टी है, जो फाइन के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है वो उसके एडिशन में चलेगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 30 हो गया, अब सेक्शन नंबर आते हैं हम 31 पे। सेक्शन नंबर 31 में बताया गया है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो इसमें ये बताया गया है कि अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ऑफेंसेस। जब एक पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है एक या और एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए, तब अब उसका एक या एक से ज़्यादा ऑफेंस हुआ है, जैसे उसने 323 का अपराध किया है और साथ ही साथ 294 का अपराध किया है, इसमें उसको 1 साल की सज़ा है और उसमें इसको 6 महीने की सज़ा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल चले उसके बाद फिर ये 6 महीना चले। मतलब अगर 1 साल पहले कंप्लीट करना है उसके बाद 6 महीना कंप्लीट करना है तो ये हो गया आपका कॉन्सिक्यूटिवली सेंटेंस। अब अगर वो मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर करते हैं कि भाई ये कॉन्करेंट चलेगा, तो मतलब 1 साल की सज़ा में और ये जो 6 महीने की सज़ा है वो एक डेट से ही स्टार्ट होगी। 1 साल को भी इसी डेट से स्टार्ट किया जाएगा और 6 महीने को भी इसी डेट से। तो ये जो प्रोविज़न है कि ये कॉन्करेंट चलेंगे, इसको स्पेशली डायरेक्ट किया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्ट नहीं करते हैं तब वो कॉन्सिक्यूटिव ही समझा जाएगा। तो यही बताया गया सेक्शन नंबर 31 के अंतर्गत। अब इसके बाद चलते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बताया गया है इन केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, जब कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस दिया जा रहा है, इट शैल नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट हैज बाय रीजन only of the aggregate punishment for the several offence been in excess of the punishment which is competent to inflict by conviction of a single offence to send the offender before a higher court। मतलब यहाँ पे बता दिया कि कोर्ट अगर कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस में दे रहा है तो उसको सिर्फ हर बार हायर कोर्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है ऑफेंस के लिए। मतलब वो जो है कॉन्सिक्यूटिवली सेंटेंस में ज़्यादा सज़ा भी दे सकता है, लेकिन कितनी ज़्यादा दे सकता है, तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि अगर लॉन्गर पीरियड 14 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीजीएम का जो पीरियड होता है, जो इम्प्रिजमेंट देने का जो पावर होता है वो होता है 7 ईयर्स। अब इसका ट्वाइस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 साल। तो मतलब सीजीएम के पास ये पावर है कि अगर वो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस दे रहा है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस पे अगर सज़ा दे रहा है तो वो उसको कॉन्सिक्यूटिवली चला सकता है। लेकिन कॉन्सिक्यूटिव भी कब तक चलेगा, तो वो 14 साल से ज़्यादा तक का नहीं दे सकते। और यहाँ पे एक बात और भी बता दी गई है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी पावर का ट्वाइस से ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब जब बात आएगी जेएमएफसी के लिए, तो जेएमएफसी के पास पावर है 3 ईयर का, तो वो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं 6 ईयर तक का। और जब जेएमएससी के लिए बात आएगी तो जब उनका पावर है 1 ईयर, तो उसको ट्वाइस करते हैं तो उसका आ जाएगा 2 ईयर। तो मतलब ये जो पनिशमेंट है वो अगर कॉन्सिक्यूटिव चलाते हैं तो उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, तो वो ये बता दिया कि ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
और मैक्सिमम 14 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 14 साल इसलिए रखा गया क्योंकि सीजीएम का जो टॉइस है वो 14 ईयर है, तो इसीलिए यहाँ पे 14 ईयर रखा गया। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 32 में। सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 32 में बताया गया मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को एम्पावर कर सकते हैं, कोई भी पावर को वो एम्पावर कर सकते हैं, मतलब कोई स्पेशल पावर देना है तो वो सारा काम हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो यही बताया गया सेक्शन नंबर 32 में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 33 में, पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट हैं वो टाइम टू टाइम पावर जो दी गई है जो ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए, तो वो जो ऑफिसर्स को पावर भी दे सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बताया गया है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर कभी भी कोई पर्सन होल्ड कर रहा है कोई ऑफिस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट जो कि हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो पावर है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं उसी रैंक पे भी, और उसके हायर रैंक पे भी उसको पोस्ट किया जा सकता है ऑफ सेम नेचर पे। तो ये काम सेक्शन नंबर 33 के अंतर्गत हुआ है। अब सेक्शन नंबर 34 में बताया विड्रॉल ऑफ पावर। यहाँ पे तो पहली बात पावर दिया गया, उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ करा जा रहा है। तो हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो पावर को विड्रॉ भी कर सकते हैं सेक्शन नंबर 34 के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35 में। सेक्शन नंबर 35 बात करता है पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सेसिबल बाय द सक्सेसर इन ऑफिस। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी जज या फिर मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हो जाता है या वो उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है जिससे वो, जैसे कि हम समझते हैं एक जज हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे और उनकी जगह कोई दूसरा आके बैठ गया, मतलब कोई दूसरा जज का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जज फिर से नया ट्रायल नहीं करेगा। तो जो काम उन्होंने पहले वाले ऑफिसर ने छोड़ के गया है जहाँ पे, वहाँ से ही ये जो नए जज आए हैं उनको कंटिन्यू करना होगा। यही बात की गई है पावर ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट इन सक्सेसर इन ऑफिस। तो यहाँ पे हम जब अंदर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द कोड द पावर ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ अ जज और मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। मतलब उनके जाने के बाद उनका जो सक्सेसर इन ऑफिस आएगा वो परफॉर्म करेगा। दूसरा बात क्या किया गया है कि अगर हु इज सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द जज हु शैल for the purpose of this code and any other proceeding be deemed to be the successor in office of such additional or assistant session judge। तो मतलब अगर कोई एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज चले गए हैं, उनकी जगह पे कोई नया आया है, तो उसको एम्पावर करने का पावर भी किसके पास होगा? तो वो सेशन जज के पास होगा। अब वेयर देयर इज एनी डाउट हु इज सक्सेसर ऑफ मजिस्ट्रेट और सीजेएम, तो ये जो मजिस्ट्रेट का और सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कौन डिटरमाइन करेगा? तो शैल डिटरमाइन इन ऑर्डर इन राइटिंग the magistrate who shall be for the purpose of court or be deemed to be the successor in office of such magistrate। मतलब ये जो पावर है, अगर कोई मजिस्ट्रेट चले गए हैं और उनकी जगह कोई नया मजिस्ट्रेट आ रहा है तो उसको भी एम्पावर करने का काम सीजीएम करेंगे कि अब इनके पास कौन से मैटर्स चलाए जाएंगे। तो अब इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में बात की गई है क्लॉज ए में पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। सेक्शन नंबर 36 बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफ पुलिस में कि जो पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया वेयर दे आर अपॉइंटेड। मतलब जो सुपीरियर ऑफिसर्स की जो पावर होंगी वो ओआईसी, मतलब जो थाना इंचार्ज होता है उसके ऊपर की होगी। सेक्शन नंबर 37 में बताया कि पब्लिक वेंट टू एडजस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। कब एक पब्लिक जो आम आदमी है, आम लोग हैं, वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को कब एडजस्ट करेंगे? तो हर एक व्यक्ति बाउंड होगा कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को एडजस्ट करे इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट। मतलब वो उस व्यक्ति को भागने से रोकें, जिस पे को मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास पावर है उसको अरेस्ट करने का, और प्रिवेंट करें फ्रॉम सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। मतलब पब्लिक के पास भी एक ड्यूटी दे दी गई है कि आप शांति को कायम रखने के लिए, जो अगर ऐसा व्यक्ति जो शांति को भंग कर रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एक्शन लीजिए।
और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा रेलवे, कैनाल और पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो उसको भी प्रिवेंट करने का काम एक आम आदमी कर सकता है। तो यहाँ पे आम आदमियों की ड्यूटी बताई गई है कि क्या नॉर्मल जो पब्लिक है वो कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को असिस्ट करेगी। इसके बाद बताया गया है एड टू अ पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। सेक्शन 38 में बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास वारंट है अरेस्ट करने का किसी पर्सन को, तो कोई भी पर्सन उसको हेल्प करेगा कि भाई वो व्यक्ति कहाँ है, कैसे है, तो उसको हेल्प करेगा जो व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39 में। सेक्शन नंबर 39 बताता है कि पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मतलब पब्लिक के पास ये ड्यूटी होगी, पब्लिक की ड्यूटी होगी कि भाई ये जो ऑफेंसेस हैं जो इस सेक्शन में डिफाइंड है, उनकी अगर उनको लग रहा है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है उनके आसपास में और वो जान रहे हैं, तो उनको तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये बताया गया है सेक्शन नंबर 39 में। तो कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे जो कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हैं, सेक्शन 121 टू 126, 143, 144, 145, 147, 148 जो अनलॉफुल असेंबली के हैं, 161 टू 165A, 272 टू 278 जो कि एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स से बात करते हैं, 302, 303, 304 जो कि लाइफ और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के केसेस हैं, सेक्शन नंबर 364A जो कि किडनैपिंग फॉर रैंसम है। इसके बाद और क्या क्या ऑफेंसेस हैं तो इसमें बता दिए गए सेक्शन नंबर 382 जो कि प्रिपरेशन है कि भाई थेफ्ट कॉज करने जा रहा है विद प्रिपरेशन ऑफ डेथ या फिर हार्ट कॉज करने का, 392 टू 399 जो रॉबरी के और डकैती के प्रोविजंस हैं, 402, 409 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, 431 एंड 439 जिसमें मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, 449 टू 450 जो कि हाउस ट्रेसपास के ऑफेंसेस हैं, 456 टू 460 जो कि लर्किंग हाउस ट्रेसपासेस के ऑफेंसेस हैं, 489A टू 489E जिसमें करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स को नकली काउंटरफिट नोट्स को रखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तब ये ऑफेंसेस पे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये एक पब्लिक की ड्यूटी होगी। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, सीआरपीसी के अंदर, और उसमें जो है सेक्शन 2 क्लॉज एन अवेलेबल नहीं था ऑप्शन में, उसमें ऑप्शन में था सेक्शन 40 क्लॉज 2। तो जब 40 क्लॉज 2 भी दिया है तो 40 क्लॉज 2 में भी एक ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें बता दिए गए इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया। इस ऑफेंस में बताया गया है कि ऐसा एक्ट जो कि कमिट किया गया है आउट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में भी ऑफेंस है, वो भी इस ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। तो ये जो सेक्शन 40 क्लॉज 2 है ये एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 39 क्लॉज 2। ये मेरे से गलती से लिखा गया सेक्शन नंबर 40 क्लॉज 2, इट्स सेक्शन नंबर 39 क्लॉज 2। 39 क्लॉज 2 उस बार ऑप्शन में था, और इसके बाद एक 40 में भी एक ऐसा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो कि एक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 40 में। सेक्शन नंबर 40 में बताया गया है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विथ अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 40, इसका हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, और वो डेफिनेशन है 40 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 2 में कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। ये सेक्शन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन कहाँ है, तो 40 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 2 में डिफाइंड है। तो अब हम एक बार चैप्टर 3 को पूरा रिवाइज करते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को एक बार हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं। तो सेक्शन नंबर 26 है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। सेक्शन नंबर 27 है जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, जिसमें 16 साल वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन नंबर आते हैं 28 में। सेक्शन नंबर 28 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पावर बताए गए। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, सेशन एनी
बस डेथ पेनल्टी को कन्फर्मेशन लगेगी उसमें। उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज का तो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट में आ गए तो CGM का 7 ईयर्स तक का पावर है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में कितना पावर है, तो 3 ईयर्स और 10,000 का पावर है। और वहीं जब आते हैं JMSC का, तो उसमें 1 ईयर और 5,000 का पावर है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में चलते हैं, तो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन सेक्शन नंबर 30 में बताया गया है। और वहीं अब जब सेक्शन नंबर 31 में आते हैं, तो सेंटेंस इन विच कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, बहुत सारे ऑफेंसेस को एक ट्रायल में सजा देना है, तो वो सेक्शन नंबर 31 का यूज़ करेंगे, जिसमें आपका मैक्सिमम है बताया गया है 14 ईयर्स वाला क्लॉज, और मैक्सिमम 12 तक का दे सकते हैं पनिशमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 में मोड ऑफ कन्फरिंग पावर है। सेक्शन नंबर 33 में ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। सेक्शन नंबर 34 में आते हैं तो विड्रॉ किया जा रहा है पावर्स को। और वहीं जब आ रहे हैं अपन सेक्शन नंबर 35 में, तो वो चलते हैं सक्सेसर इन ऑफिसर्स पे, कि जब सक्सेसर इन ऑफिस आएंगे तो उनके भी पावर्स क्या क्या होंगे सेक्शन नंबर 35 के अंतर्गत। उसके बाद सेक्शन नंबर 36 में चलते हैं, तो सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस के बारे में बताया गया, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। उसके बाद सेक्शन नंबर 37 में बताया गया कि पब्लिक कब असिस्ट करेगी मजिस्ट्रेट और पुलिस को। सेक्शन नंबर 38 में बता दिया गया कि जो पब्लिक है वो कब असिस्ट करेगी जो व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को। सेक्शन नंबर 39 में बता दिया कि पब्लिक की ड्यूटी होगी कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 37 है वो इम्पोर्टेंट है कि कब पुलिस और मजिस्ट्रेट को पब्लिक असिस्ट करेगी और कब पब्लिक इन्फॉर्मेशन देगी, तो वो है सेक्शन नंबर 39। तो सेक्शन नंबर 37 और सेक्शन नंबर 39 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 40 में। तो इसका सिर्फ और सिर्फ आप हेडिंग ही याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटी होगी जो ऑफिसर्स एम्प्लॉयड किए गए हैं विलेज में, कि उनकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बना के जो देने की ड्यूटी होगी वो होगी विलेज ऑफिसर्स की। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 40 में।